नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू साहब, इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट दी है। आई मीन ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसी कमेंट्स मैं कहूँगा, मुझे याद है काफ़ी बार जब मैंने चाइना तिब्बत पर वीडियो बनाई है, उस पर मैं देखता रहा नीचे कोई कमेंट करता रहा, उस पर 5-6 हज़ार लाइक्स आ रखे होते थे कि वी शेयर अ बॉर्डर विद तिब्बत, वी डू नॉट शेयर अ बॉर्डर विद चाइना। अब जो कमेंट्स प्रशांत धवन की वीडियो में मिला करती थी टॉप कमेंट्स में, ये आज के समय हम देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश सिमिलर टाइप की कमेंट कर रहे हैं। एंड मैं आपको ये बता दूं, साफ साफ लग रहा है कि तिब्बत के इशू को लेकर भारत और चाइना के बीच में विवाद बड़े स्केल पर होने वाला है। इधर आप देख पाओगे, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से पूछा गया था कि जी, अरुणाचल प्रदेश एक 1200 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ और इस बॉर्डर पे काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं। इमीडिएटली अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि होल्ड ऑन, मैं तुमको करेक्ट कर लूं, ये क्वेश्चन ही गलत है। हम लोग चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते, हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं तिब्बत के साथ। कि ऑफिशियली मैं जानता हूं तिब्बत आज के समय चाइना के अंडर है, मगर तिब्बत को रूल आउट हम नहीं कर सकते। ओरिजिनली हमारी जो बॉर्डर है, इतिहास में भी आप देख लीजिए, ये तिब्बत के साथ लगती है। और फिर इन्होंने अपनी बात को और ज्यादा एम्फसाइज करके कहा कि अरुणाचल प्रदेश देखिए सिर्फ 3 देशों के साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। ये 3 देश हैं, भूटान 150 किलोमीटर की बॉर्डर, म्यांमार ईस्टर्न साइड में एक बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की अराउंड 550 किलोमीटर की, और फिर तिब्बत के साथ हमारी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी बॉर्डर है। ओपनली ये स्टेटमेंट देना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इन्होंने उसके बाद एक और स्टेटमेंट दी कि भारत रत्न, जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये भारत को देना चाहिए दलाई लामा को। चाइना ऑब्वियसली ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। और अब बस आई थिंक आप अगर देखो तो किरेन रिजिजू साहब ने स्टेटमेंट दे दी है रिसेंटली दलाई लामा से रिलेटेड। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर जयशंकर साहब या पीएम मोदी कुछ ऐसी स्टेटमेंट और दे दे, मैं आपको बता दूं, सडनली इंडिया चाइना रिलेशंस में एक बहुत बड़ा आप शोडाउन देखोगे। मैं ऑलरेडी देख रहा हूं जो चाइना की एम्बेसी है इन इंडिया, ये लोग आग बबूला हो रहे हैं, लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि देखिए कुछ लोग आज के समय तिब्बत और दलाई लामा पर कमेंट कर रहे हैं, ये कमेंट करना अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। ये लोग ऐसे बोलते हैं जैसे चाइना का कानून पूरी दुनिया में चलता है। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये स्टेटमेंट है चाइना की स्पोक्समैन की, चाइनीज जो एम्बेसी है इंडिया में उसकी जो स्पोक्समैन है, उन्होंने ये जो कमेंट करी थी कि इन्होंने रिसेंटली नोट किया कि मीडिया में कुछ लोगों ने इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स किए हैं दलाई लामा को लेकर। ये इस वजह से किया गया है क्योंकि उनको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस इश्यूज के बारे में, और उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है चाइना के बारे में। फिर आगे यहां पर कहती है ये दलाई लामा कोई अथॉरिटी नहीं है जो डिसाइड करेंगे कि जो रीइंकार्नेशन सिस्टम है ये कंटिन्यू रहेगा या अबॉलिश होगा। क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा दलाई लामा ने ये कमेंट करी थी, भविष्य में दलाई लामा का जो जन्म होगा, जो रीइंकार्नेशन होगी, पुनर्जन्म होगा दलाई लामा का, वो कहाँ पर होगा ये ढूंढने के लिए गार्डन फोदरांग ट्रस्ट को जिम्मेदारी दी गई है कि ये डिसाइड करेंगे कि अगले दलाई लामा कहाँ पे है। चाइना की सरकार से बेसिकली इन्होंने अथॉरिटी छीन ली है। और मैं आपको साफ साफ बता दूं होना क्या है आने वाले समय में कि अगले दलाई लामा मोस्ट प्रोबेबली भारत में इनका जन्म होगा। चांसेस हैं तवांग में हो सकता है कि उनका जन्म हो। यूएस, इंडिया की गवर्नमेंट और वेरियस और यूरोपियन देश सपोर्ट करेंगे नए दलाई लामा का। चाइना बहुत ज़रा गुस्सा हो जाएगा और उसको लेकर बहुत हो हल्ला होने वाला है। मैं आपको ये बता दूं आने वाले कुछ साल बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे इंडिया और चाइना रिलेशंस के लिए। ऑब्वियसली व्लादिमीर पुतिन कोशिश करेंगे कि सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस इंप्रूव हो और एक आरआईसी का ग्रुप सामने आए, रशिया, इंडिया, चाइना। बट ये जो इश्यूज बनते हुए दिख रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि रशिया सक्सेसफुल हो पाएगा। बट अगेन रशिया प्रयास बहुत करेगा। तो जो चाइना की स्पोक्समैन है, इन्होंने यहाँ पर ये कमेंट करी थी कि जो ये रीइंकार्नेशन है दलाई लामा की, ये इसमें चाइनीज लॉ रेगुलेशन वगैरह इन सब के हिसाब से होनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल कमिटमेंट कर रखी है चाइना को शिजांग एरिया के बारे में। अब ये तिब्बत को तिब्बत बोलते भी नहीं है, शिजांग बोलते हैं, उन्होंने तिब्बत का नाम बदल दिया है। और ये मुझे दुख लगता है, हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट ने, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम की हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की, इसमें कोई राइट विंग लेफ्ट विंग नहीं है। हमने जो इन द पास्ट गलतियां कर रखी है चाइना को बिना वजह, मतलब एक एटलीस्ट आप एक गेम खेलते हैं, आप
कंपटीशन तो देते हैं, आप बिना बात पे अपने प्रतिद्वंदी को फ्री के पॉइंट्स नहीं पकड़ा देते। अब आज के समय चाइना खुलकर बोलता है कि इंडिया ने पॉलिटिकल कमिटमेंट कर रखी है चाइना को Xinjiang रिलेटेड इश्यूज को लेकर। इट इज होप्ड दैट द मीडिया फ्रेंड्स रिस्पेक्ट चाइनाज कोर इंटरेस्ट एंड मेजर कंसर्न्स। आई मीन मीडिया में भी छप जाए ना, तब भी ये लोग कहते हैं ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मेरी वीडियो भी इनको अच्छी नहीं लगेगी। बट तिब्बत और दलाई लामा के इशू को लेकर दो देश चाइना के अगेंस्ट लग रहा है कि खड़े होंगे। पहला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा भारत। इंडिया और यूएस मिल के मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं तिब्बत के इशू को लेकर। यूएस ने रिसेंटली जो फंडिंग थी तिब्बतियंस के लिए 6 से लेकर 7 मिलियन डॉलर्स की, ये भी रीस्टार्ट कर दी है। बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि तिब्बतियंस के लिए जो यूएस फंडिंग है कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बढ़ा दो, और जगह जो यूएस एड के पैसे अब बच रहे हैं जो बिना वजह इंडिया में डेमोक्रेसी फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे या और जगह डेमोक्रेसी फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, अब तिब्बत के इशू पर यहाँ पर खर्चने चाहिए। सो ये आपको देखने को मिलेगा, दिस विल वेरी मच हैपन। और भारत और यूएस के साथ एक और देश खड़ा है, वो देश है ताइवान। अभी रिसेंटली दलाई लामा साहब का बर्थडे आया, सिर्फ 3 देशों ने ऑफिशियली इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया इनके बर्थडे पर। पहला देश यूएस, दूसरा इंडिया, फिर ताइवान। मैं थिंक बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि जी ताइवान भी अरुणाचल प्रदेश को मानता है कि ओवरऑल यूनाइटेड चाइना का पार्ट है, क्योंकि ताइवान में जो सरकार है वो लोग कहती है कि वो एक्चुअल रियल चाइना है। कम्युनिस्ट ने बस जो अभी के लिए चाइना की धरती है इसको कब्जा रखा है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो कम्युनिस्ट चाइना का दावा है ना, उतना कट्टर तरीके से दावा ताइवान का नहीं है। एक्चुअली ताइवान ने रिसेंटली आप देखोगे अपनी जो पोजीशन है अरुणाचल प्रदेश को लेकर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, इसी साल अरुणाचल प्रदेश की एक स्टूडेंट है, इनको ताइवान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इनकी स्कॉलरशिप मिली है। तो मैं कई बार देखता हूं कुछ इंडियंस ज्यादा ज्ञानी बनने के चक्कर में इधर उधर कमेंट कर रहे होते हैं कि आपको पता है ताइवान का भी हम भरोसा नहीं कर सकते, ताइवान भी ये कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है। देखिए जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझा कीजिए। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर आप समझते नहीं है जियोपॉलिटिकल इक्वेशन क्या है, तो एक बार को मैं कहूंगा ना बोलना ज़्यादा अच्छा है। और इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, आई थिंक दलाई लामा के सपोर्ट को लेकर, दलाई लामा की जो रीइनकार्नेशन होने वाली है मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर, जब करंट दलाई लामा अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली नहीं रहते, तो जब इनकी रीइनकार्नेशन होगी, पुनर्जन्म होगा, उसको लेकर मेरे हिसाब से पूरे इंडिया को इकट्ठा आना होगा। ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कुछ लोग अलग ही बातें बोल रहे थे वगैरह, ये सब हमको रोकना होगा। एज ए कंट्री जब बात आती है फॉरेन पॉलिसी की, वी मस्ट स्टे यूनाइटेड। इधर राइट विंग लेफ्ट विंग कर लिया तो मामला खराब हो जाएगा। कोई भी कंट्री देख लीजिए, महान देश जिसने कुछ अचीव किया है, वहां पर जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है, बड़े चैलेंजेस से निपटने की बात आती है, तो सारे देशवासी इकट्ठे आ जाते हैं। उस वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर नहीं किए जाते। तो जो ये स्टेटमेंट है अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की, ये एक शुरुआत है और आने वाले समय में आप देखोगे चाइना बहुत ज्यादा प्रेशर फेस करेगा तिब्बत के इशू को लेकर। इसका कोई रिलेशन टैरिफ से नहीं है, ये एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है जिस स्ट्रैटेजी में बराक ओबामा, बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप, ये सभी काफी हद तक यूनिफॉर्म तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि ट्रंप ज्यादा अग्रेसिवली इसको कैरी फॉरवर्ड करे, यही मुझे डिफरेंस दिख रहा है। बाकी तिब्बत को लेकर भारत और यूएस की कोऑपरेशन आपको बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पर दिखेगी इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। कुछ अपडेट्स आती है ऑब्वियसली इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हज़ार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है,
ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं, और ये अगेन जो टोटल स्केल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।